ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हाउ आर यू। मेरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप जानते हैं, जब मैं अपना कोई लेक्चर लेकर आता हूँ, सामान्यतः मेरा लेक्चर दो सीरीज में होता है। एक है प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज और दूसरा होता है क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज। मैं प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का लेक्चर ही लेकर आ रहा हूँ। श्रीलंका संकट, मैं मानता हूँ कि यह पिछले 2 सप्ताह से बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के रूप में उभर कर आया है और बड़ी तेजी से इस पर चर्चा हो रही है। इतने सारे चैनल्स ने इतने सारे लेक्चर्स डेडिकेट किए हैं। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति करके आपको बोर नहीं करूंगा, विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हिस्ट्री, बर्डन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास में हर निर्णय की अपनी कीमत होती है और वह कीमत कोई ना कोई पीढ़ी को चुकानी होती है। यही राजपक्षा फैमिली, जो श्रीलंका का सबसे स्ट्रांग मैन था, जिस फैमिली के नाम से श्रीलंकन्स कांपते थे, आज वही फैमिली सड़क पर आज उसी फैमिली के अगेंस्ट में कॉमन जनता सड़क पर उतरी हुई है। और ये जनता कोई अलग नहीं है, ये तमिल्स नहीं है, मुस्लिम्स नहीं है, ये हैं उनके अपने बुद्धिस्ट सिंगलीज, जिस नेशनलिज्म को वो अब तक प्रोत्साहन देता आ रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर का ये सबसे ज्वलंत उदाहरण है। आप जानते हैं कि श्रीलंका एक तरह के सिविल वॉर से घिरा रहा है। डर था कि उसी सिविल वॉर के कारण वह टूट जाएगा। दिख रहा है कि सिविल वॉर से बच गया, लेकिन एक इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण टूट रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यह केवल एक स्टेट फेलियर है, इकोनॉमिक पॉलिसी का फेलियर है, या इसके पीछे कोई छिपी हुई एक बहुत गहरी राजनीति है। तो चलिए आप चैनल पर देखिए किस प्रकार से लोग वहां पर फूड राइट्स की तरह छिड़े हुए हैं। स्कार्सिटी ऑफ फूड्स है, फ्यूल के लाइन में आप समझ सकते हैं। ईंधन के लाइन में जैसे खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई है, ईंधनों के लाइन में गाड़ियां लगी हुई है, आप लोगों को नज़ारा दिख रहा है। और किस प्रकार से लोग ईंधन लेने के लिए कई लोग मर गए, उसी इंतजार में वो दृश्य दिख रहा है। इंपोर्ट्स डिसरप्टेड है, फॉरेन करेंसी रिजर्व डिप्लीट कर चुकी है, यानी जो आयात है वो आयात अवरुद्ध हो चुका है। जो विदेशी मुद्रा है वो भंडार लगभग लुप्त हो चुका है। इतनी बड़ी इकोनॉमी में मात्र $800 मिलियन का रिजर्व फॉरेन इंपोर्ट के लिए, कितनी दुख की स्थिति है। और इतना ही नहीं, $45 बिलियन का लोन है, 2 वर्ष में $26 बिलियन की भुगतान होना है, और इनके पास मात्र $800 बिलियन फॉरेन करेंसी है। श्रीलंकन सरकार कभी चीन को गुहार कर रही है, कभी IMF को गुहार कर रही है। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत ने भी अपने ढंग से 1 बिलियन प्लस में उसने उसे सहायता दी है। चाइना 2.5 बिलियन दे चुका है, लेकिन चाइना ने लगभग अपना हाथ खड़े कर दिए हैं तत्काल। अब वह अगर लोन भी देता है तो अपने टर्म्स को बदलना होगा। उधर उसका हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो पहले ही चाइना के मॉर्गेज हो चुका है। तो उसकी स्थिति इतनी खराब हो रही है, लगता है कि स्टेट फेल हो गया। अगर मान लीजिए, अगर यह स्टेट कोई वीक स्टेट होता, कोई इकोनॉमिकली पुअर स्टेट होता, तो बात समझ में आती। ये घाना और नाइजीरिया नहीं है, यह श्रीलंका है। साउथ एशिया का रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। कहा जाता है कि इंडिया से इसका जो पर कैपिटा इनकम है, दैट वाज जस्ट सेकेंड टू इंडिया। और इसकी एक और भी विशेषता है कि इसमें जो सोशल इंडिकेटर्स है, लोगों का जीवन स्तर है, वो केरला से भी बेहतर माना जाता है। अब समझ सकते हैं, अगर वैसी इकोनॉमी का वो हाल हो सकता है तो कोई भी इकोनॉमी खतरे में पड़ सकती है। अब आप लोगों ने जो अब तक देखा होगा डिफरेंट चैनल्स पर, उसमें आपको कॉजेज क्या क्या मिले होंगे, उसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। जैसे मैं इस पर 3 बातों की चर्चा बस करना चाहूंगा, और 3 बातों की चर्चा, एक इकोनॉमिक क्राइसिस, हिंदी में तो आप जानते हैं आर्थिक संकट, विजुअल कॉजेज,
विजुअल कॉजेज मतलब जो दृश्य कारण है, जो कारण हमें दिखते हैं, दीज आर विजुअल कॉजेज। और तीसरा इनविजिबल कॉजेज, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस, विजिबल कॉजेज एंड इनविजिबल कॉजेज। जो इनविजिबल कॉजेज है इस पर हम चर्चा करेंगे। ना तो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे विचार का विषय है, ना विजिबल कॉजेज हमारे विचार का विषय है, क्योंकि ये दोनों काम बहुत सारे चैनल्स ने बहुत पहले कर दिए हैं और उन बातों की हम पुनरावृत्ति नहीं करना चाहेंगे। इसकी संक्षिप्त चर्चा करके हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हम सिर्फ आपसे मुख्य रूप से बात करेंगे इस इनविजिबल कॉज पर, जो जिसको हम हिस्टोरिकल रूट्स कह सकते हैं। हिस्टोरिकल रूट, इसका हिस्टोरिकल रूट क्या है, क्योंकि यह चैनल्स, पत्रकार या जर्नलिस्ट इसको डील नहीं करते हैं। यह चीज अगर कोई इतिहास की समझ जिसको है वो गहराई में जाकर देखे तो कारण पता चल जाएगा। और जब आप इतिहास में जाकर देखेंगे तभी इसका सही बीमारी की जड़ आपको समझ में आएगी। जैसे अगर आप जो चैनल्स पर देखते होंगे तो आपको क्या क्या कारण बताया जा रहा है। एक कारण बताया जा रहा है कि श्रीलंकन इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन नहीं था। टूरिज्म, रबर, मतलब टी और रबर, उसके दो प्रोडक्ट्स जो बहुत बड़े एक्सपोर्ट के आइटम्स थे, जिससे उसका फॉरेन करेंसी का एक बहुत बड़ा भाग आता था। और टूरिज्म में श्रीलंका बहुत ही आगे था। तो इस वजह से इन तीनों से उसके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा थे। तो पता चलता है कि अब पहले लीजिए टूरिज्म को, तो टूरिज्म का खात्मा लगभग हो गया दो कारणों से। एक तो जो ईस्टर ब्लास्ट हुआ, मतलब ईस्टर संडे, ईस्टर जो टेररिस्ट अटैक हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसमें बहुत रेस्टोरेंट, होटल्स, इन सबको टारगेट बनाए गए। ये 2019 अप्रैल 2019 की घटना है। इसमें लगभग 250 लोग मारे गए। तो 250 लोग तो विजिबल रिकॉर्ड है, हो सकता है उसका और भी सीक्रेट रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा ही हो। इस कारण से जो फॉरेन टूरिस्ट है बहुत डर गए। तो लगभग 70% उनका डिक्लाइन टूरिज्म में उसी समय हो चुका था। उसके बाद फिर सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली बात हो गई, क्योंकि उधर यह हुआ ही, फिर पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक के आने के बाद तो लगभग ये बात तय हो गई कि नहीं, अब श्रीलंकन इकोनॉमी में टूरिज्म तो अब सरवाइव करना अभी बहुत समय तक मुश्किल होगा। तो श्रीलंका का इस तरह से एक एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा जरिया जो उसका एक्सपोर्ट का था या फॉरेन करेंसी का था, वो समाप्त हो गया। समाप्त हो गया मतलब बहुत सीमित हो गया। अब दूसरा आइटम लेते हैं जिसमें आप देखते हो रबर है और टी। तो मैं उसमें कहना चाहूंगा कि उसमें जो राजपक्षे की सरकार है, उसमें आप जानते हो पूरे राजपक्षे फैमिली में अभी तो 5 पूरे फैमिली मेंबर्स का ही अपनी जागीर है। उसमें 5 के 5 तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो महिंद राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर और जो गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट। मतलब लगता है कि सब कुछ उनके अपने घर की चीज है, घर की खेती है। तो उन उन अब वहां पर समस्या ये आई कि उन लोगों ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसको आप एक वाइज डिसीजन नहीं कहेंगे। अब उन्होंने यह कहा कि भाई डायरेक्ट हमें स्विच ओवर करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर स्विच ओवर करना है। एक तो उनके सामने चुनौती थी कि आखिर उनका फर्टिलाइजर इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा आइटम था। इसके अलावा जो कॉमन फूड्स था वो भी वो इंपोर्ट करते थे, और बदले में यहां से उनका जो एक्सपोर्टेबल आइटम्स था उसकी चर्चा तो हमने कर ही दी है। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो फूड्स अपने यहाँ भी होता था प्लस कुछ इंपोर्ट भी करते थे, लेकिन मुख्य रूप से उनके जो कमर्शियल क्रॉप्स होते थे, उसमें प्राइमरी प्रोडक्ट्स कह सकते हो, उसका बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता था। कुछ बात इस तरह से बिगड़ गई कि अचानक राजपक्षे फैमिली को एक साइंटिफिक खेती करने की ललक चढ़ी और उन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे क्योंकि पर्यावरण फ्रेंडली होता है। और उन्होंने फर्टिलाइजर इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई। इसकी वजह यह भी थी कि उनका फॉरेन रिजर्व कम था। उन्होंने सोचा कि दोनों काम एक साथ हो जाएगा। एक तो दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा दूंगा, अपने गवर्नमेंट बेहतर गवर्नेंस भी दिखाऊंगा, अपने आप को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी दिखाऊंगा, और इंपोर्ट की राशि को भी हम कम कर लेंगे। तो उन्होंने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पर स्विच ओवर करने की बात की। अब आप समझ सकते हैं कि अभी पूरे वर्ल्ड वाइड अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो साइंटिस्ट भी इतने बड़े फैसला लेने से हिचकते हैं, क्योंकि 1.5% ही ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ल्ड वाइड है। माना जाता है कि यूरोपियन यूनियन इसमें बहुत आगे है, उनकी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग 9% से ज्यादा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि यह डिसीजन लेना अब अचानक से उनका पूरा प्रोडक्शन घटकर 40% से भी कम हो गया। अब आप समझ सकते हो कि किसानों को तो परेशानी हो गई। किसानों ने तो हल्ले मचाने शुरू कर दिए।
तो किसानों को खुश करने के लिए उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर उनको कंपनसेशन भरे, माने मिलियंस ऑफ रुपीस के में थे, लेकिन अब डॉलर में ही अगर उसको हम काउंट करें तो उन्होंने किसानों को कंपनसेशन की रकम भरी। तो एक तो बहुत बड़ी राशि उसमें भी चली गई। इसके अलावा उनका कमर्शियल लोन का लोड बढ़ता जा रहा है। प्राय आप देखोगे कि दो तरह के लोन है, एक तो आईएमएफ जैसे संगठन देते हैं, तो आईएमएफ से भी उन्होंने भरपूर लोन लिए हुए हैं। 16 टाइम्स 16 टाइम्स तो ले चुके हैं, 17 टाइम्स लेने के लिए गुहार कर रहे हैं, परंतु एक बड़ी मात्रा उन्होंने कमर्शियल लोन्स की ही ली है। और 45 बिलियन डॉलर के लोन की बात है। और जहां तक चाइना का लोन है वो टोटल लोन का मात्र 10%, इसका मतलब है कि 90% अन्य सोर्स से भी लिया है, और आईएमएफ के भी बहुत बड़े कर्जदार हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि वह जो कमर्शियल लोन की तरफ स्विच ओवर कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि आईएमएफ पर उनकी निर्भरता कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल लोन पर हमारी निर्भरता हो जाए। अब वो आईएमएफ लोन से क्यों बचना चाह रहे थे, इसका भी मैं कारण आपको बताता हूं। और कमर्शियल लोन की तरफ, वैसे भी वो मिडिल इनकम कंट्री में आ गए थे, तो कमर्शियल लोन की ही संभावना उनको ज्यादा थी। और आईएमएफ से बचने का एक ऐतिहासिक कारण भी था, जो मैं आपको आगे जिक्र करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि वो आईएमएफ के लोन से बचने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और कमर्शियल लोन की तरफ बढ़ रहे थे। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कमर्शियल लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। तो अगर आप कमर्शियल लोन की तरफ स्विच ओवर करोगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा। तो श्रीलंका की सरकार को अब कमर्शियल लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना था, तो यह उनको एक फर्दर बर्डन क्रिएट किया। अब वो पेट्रोलियम पदार्थ का आयात करते थे, पेट्रोलियम पदार्थ के आयात में कमी आ गई, फ्यूल की कमी हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई। सबसे बड़ी बात है कि एक श्रीलंकन का इंटरव्यू जो हमने देखा, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। डरने वाली बात यह है कि श्रीलंका में जो रिच लोग थे या न्यू रिच थे, व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी थे, जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी। उनको सिर्फ कमी थी कि सामान कहां खरीदें, बिकॉज देयर वाज द टोटल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। जो भी सामान था उसकी होर्डिंग हो गई, तो लग रहा था जैसे स्टेट कंप्लीटली फेल कर गया और अब फूड राइट छीनने वाला हो। ये जो कारण है, अगर आपने चैनल्स पर कारण देखा होगा, तो एक कारण ईस्टर राइजिंग, दूसरा पैंडेमिक, तीसरा कमर्शियल लोन का बर्डन और चौथा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये चार प्रमुख कारणों की चर्चा उन्होंने की होगी। मैं भी उनकी पुनरावृत्ति आपको करके उसको संक्षिप्त में बता दिया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट और विजिबल कॉज, उसकी जो दृश्य कारण है, जो सारे चैनल डिस्कस करते और हमने देखा है, वो तो कारण है ही। वो तो इमीडिएट कारण वही है, बल्कि आपको बताना पड़ेगा। कोई बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कारण बताना पड़ेगा। लेकिन अगर वो हिस्ट्री के हैं तो उनका हिस्टोरिकल रूट भी पूछा जा सकता है, या वैसे भी एक प्रत्येक इंसान को उसका हिस्टोरिकल रूट जानना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि हर बुद्धिजीवी को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं पीछे थोड़ा चलना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इसकी जड़ कहाँ है। देखिए, श्रीलंका जब आप देखेंगे, जिस समय दुनिया का यानी एशिया का औपनिवेशीकरण हो रहा था, तो नेचुरली है इंडिया का भी हुआ, साउथ ईस्ट एशिया का भी हुआ, श्रीलंका का भी हुआ। उस समय श्रीलंका में 3 स्टेट हुआ करते थे। एक नॉर्दर्न श्रीलंका में तमिल स्टेट हुआ करते थे। तो तमिल लोग, जो श्रीलंकन तमिल हैं, उनका भी बहुत लंबा इतिहास रहा है और वो नॉर्दर्न श्रीलंका में थे। फिर साउथ श्रीलंका में दो सिंगली स्टेट्स हुआ करते थे, उसमें 3 स्टेट हुआ करते थे। तो पहले श्रीलंका पर पोर्चुगीजों ने कब्जा किया था, फिर डचों ने कब्जा किया, फिर ब्रिटिश ने कब्जा किया। और वैसे भी श्रीलंका आप देखते हैं कि वो कोस्टल एक आइलैंड कंट्री है, तो चारों तरफ से पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो रहा था। तो उसका पॉपुलेशन कंपोजिशन को आप देखेंगे तो लगभग 70% सिंगलीज बुद्धिस्ट हैं, और उसके बाद लगभग 18% तमिल है। तमिल में भी 2 श्रेणी है, 2 ग्रुप हैं। 13% वहाँ के ओरिजिनल तमिल्स हैं और 5% तमिल ऐसे हैं जिनको ब्रिटिश ने वर्कर्स के रूप में तमिलनाडु से उठाकर ले गए थे, वही तमिल वहाँ हैं। तो 18% और 10% मुस्लिम्स हैं। इसके अलावा मिक्स्ड पॉपुलेशन है, थोड़ा क्रिश्चियंस भी और अन्य तरह के पॉपुलेशन है। तो एक तरह से यू विल फाइंड हियर द मिक्स्ड बैग ऑफ द पीपल। तो इस तरह से वो मिक्स्ड बैग ऑफ द पीपल है। अब वहां पर कॉलोनियल गवर्नमेंट से श्रीलंका को आज़ादी मिली 1948 में। आज़ादी मिलने के बाद 70% सिंगली बुद्धिस्ट थे। तो जाहिर है कि उनका रुझान, क्योंकि देखिए जिस समय सबसे बड़ी बात है कि जो डीकोलोनाइजेशन हुआ, उपनिवेश मुक्ति हुई, और उपनिवेश मुक्ति के बाद जो राष्ट्र निर्माण हुआ, तो प्रत्येक राष्ट्र को यह बात ललचा रही थी कि हमें एक डोमिनेंट, जो वहाँ का डोमिनेंट ग्रुप था, डोमिनेंट ग्रुप का जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम्स थे, जैसे श्रीलंका में
सिंगली बुद्धिस्ट थे, किसी और कंट्री में कुछ और थे, नेपाल में जैसे वहाँ के पहाड़ी मधेशी भी थे एक अच्छी खासी संख्या, लेकिन पहाड़ी लोग डोमिनेंट थे। तो जो डोमिनेंट ग्रुप हुआ उसको हमेशा यही इच्छा होती थी कि हम अपने ग्रुप को ज़्यादा डोमिनेंट बनाएं। हिंदुओं में भी ये इस तरह का उस समय थोड़ा सा झुकाव हो रहा था। उस समय वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे नेताओं को बहुत रेजिस्ट करना पड़ा था। बल्कि वल्लभ भाई पटेल से तो बड़ा एक रिप्यूटेड इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा था कि जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो हम हिंदू राष्ट्र क्यों न बना लें। उन्होंने कहा कि अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना रहता तो हम जेल क्यों गए। तो खैर वहां पर भारत की नीति थी। अब जब सारे देशों को स्वतंत्रता मिली तो एक समस्या तो आई, लैंग्वेज की, लिंग्विस्टिक की, कौन सा लिंग्विस्टिक चीजें हो। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, जिस समय हमें आजादी मिली थी, उस समय हमारी जो तमिल जनसंख्या थी वही थोड़ा सा हॉस्टाइल थी, क्योंकि लैंग्वेज के आधार पर डाउन डाउन हिंदी का मूवमेंट हो चुका था। फिर लिंग्विस्टिक स्टेट के मुद्दे पर भी थोड़ी सी हॉस्टिलिटी थी, और 1960 तक दरबिस्तान की मांग कहीं ना कहीं बनी रही थी। तो हमारे यहाँ के जो तमिल थे वो अनसेटल्ड थे, और श्रीलंका के तमिल बहुत ही सेटल्ड थे, उनको कोई परेशानी एज सच नहीं थी। पहली परेशानी आई 1956 में, जबकि सिंहली भाषा को ही वहां राजभाषा बना दिया गया और तमिल भाषा को नेग्लेक्ट कर दिया गया। यही बात पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान में उर्दू भाषा को राजभाषा बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। और फिर स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना ने जाकर कहा था पूर्वी पाकिस्तान को कि आप उर्दू को भूल के जितनी जल्दी बांग्ला सीख लीजिए उतना बढ़िया है। इधर हमारे मन में भी संकल्प विकल्प हुए थे, हिंदी को हम भी बनाना चाहते थे, एक आम हिंदुस्तानी की भाषा के रूप में उसको देखा जाता था। लेकिन हम जिस प्रकार का राष्ट्र बना रहे थे उसमें सांस्कृतिक विविधता थी। तो जब यह समस्या आ गई कि हिंदी कहीं कोई एक बहुत बड़ा विवाद को जन्म न दे दी, जब तमिलनाडु में मूवमेंट शुरू हो गया और फिर बाकी अहिंदी प्रदेश के लोगों ने इस पर आपत्ति उठानी शुरू कर दी, तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया और राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी हमने सहराज भाषा बनाई, ताकि गैर हिंदी प्रदेश के लोगों में कोई समस्या ना रहे, उनके मन में कोई चिंता ना रहे। दिस शुड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अबाउट द पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने वहाँ पर बहुत हद तक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाया था। इस बात को क्रिटिसाइज भी इतिहास में किया जाता है कि वहाँ के लीडरशिप ने कमजोरी दिखाई। खैर, ये जजमेंट आपको स्वयं करना है। फिर बात जब लिंग्विस्टिक स्टेट की आई, जब बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्यों में मांग उठी कि हमें भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, तो पहले थोड़ा सा सरकार हिचक रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक विभाजन हुआ है और फिर कहीं ना कहीं अलगाववाद को प्रोत्साहन मिले। अंत में सरकार ने उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हुआ कि नहीं ठीक है, अब भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन कर दिया जाए, विशेषकर जब आंध्र प्रदेश में मूवमेंट चला। अब उसके बाद आप देखेंगे जो समस्या आई है तो हमने उसको अपने ढंग से सेटल कर लिया। और दुर्भाग्यजनक, आपके क्लास 8th के एनसीईआरटी के लास्ट पेज में आप जाइए, वहां पर वो चित्र के साथ श्रीलंका का दिया हुआ है, श्रीलंका के प्रॉब्लम को उसके केस स्टडी के रूप में। जब 1956 में हमारे यहाँ जब भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करके हम लोग भाषाई अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय श्रीलंका ने जबरन तमिल लोगों पर सिंगली भाषा थोप दी। तो पहली दरार तो तमिल और सिंगली में वहीं आनी शुरू हो गई। खैर, चल रहा था मामला। इन द मीन टाइम अब श्रीलंका का इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत कंफ्यूजिंग रहा। कंफ्यूजिंग इस सेंस में कि अब हम लोगों ने, अगर आज के एक औसत इंडियन से पूछा जाए कि भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ, तो एक डेट बताएंगे कि 1991 से हम लोग उदारीकरण की तरफ बढ़ गए। अगर श्रीलंका में पूछा जाए तो कोई एक डेट नहीं बता सकता है, बिकॉज श्रीलंका वॉज गेटिंग कंफ्यूज ऑन द इशू एंड इट हैड persistently been switching over to this policy of economic liberalization and the policy of economic control। मतलब कभी यह आर्थिक उदारीकरण की नीति की तरफ बढ़ जाता, कभी फिर नियंत्रण की नीति की तरफ बढ़ जाता। तो श्रीलंका का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहा है। 1950 तक, बल्कि 1950s तक आप कहें, श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत अच्छी हालत में इसलिए रही कि उनका जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स था, वो अधिकतर प्राइमरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते थे, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी था, कंजम्पशन का प्रोडक्ट्स भी था। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी भरपूर मांग होती थी। टूरिज्म में भी वो आगे थे। उसमें टूरिज्म का इनकम इतना नहीं था, परंतु फिर भी आगे थी, इसलिए उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी और बहुत अच्छे कंडीशन में थी। 1950s के बाद जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसका डिमांड शार्पली डिक्लाइन हुआ, तो श्रीलंका थोड़ा सा उलझने लगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों पर वो इम्पोर्ट पर डिपेंड करता था। तो उस समय श्री माओ भंडार नायके आई, और नहीं सॉरी, उससे पहले जब
क्राइसिस का मूवमेंट आया तो पहले जाकर आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया। अब आईएमएफ से आप ऋण लोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि आईएमएफ बड़े भोलेपन से आपसे पूछेगा कि अच्छा आप क्यों ऋण लेना चाहते हैं, क्यों डेट लेना चाहते हैं, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं। तो आप कहोगे कि देखिए हमें इकोनॉमिक संकट है, भुगतान भुगतान संतुलन की समस्या है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रॉब्लम है, हमें वो चाहिए। तो बड़े भोलेपन से आपसे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, पैसे तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आप उसको चुकाएंगे कैसे, क्या तरीका है आपके पास, आप तरीका बताइए, अपनी इकोनॉमी को दिखाइए। तो आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इकोनॉमी अभी डेफिसिट में है। तो लोन लेने के बाद अच्छी स्थिति में आ जाएगी, वैसा इंडिकेटर्स तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप चुप हो जाएंगे, तो उसी का वो लाभ उठाएंगे, कहेंगे अब हम आपको बताते हैं कि आप क्या कीजिए। फिर आपको एक सीरीज ऑफ कंडीशंस दे देंगे, मतलब शर्तें आपको दे देंगे, मतलब कुछ आर्थिक शर्तें कि आप अपने व्यापार के नियंत्रण को खोलिए, मौद्रिक नियंत्रण को खोलिए, यानी मॉनेटरी कंट्रोल को रिलीज करिए, आप जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करिए। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा, उसको आप कम करिए। आप जितने फ्रीबी, जितने तरह के आप वेलफेयर वर्क्स कर रहे हैं उसमें कटौती करिए, क्योंकि आप नेचुरली आप जब फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे तो इन सब में आपको कटौती करनी होगी। आप जो सब्सिडीज दे रहे हैं उसमें कटौती करिए, ये सब आपको करना पड़ता है। तो ये स्थिति इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1960s में जिस समय श्रीलंका ने लोन लिया, उसको शर्तें माननी पड़ी, और जब शर्तों तो प्रतिक्रिया हुई, श्रीलंकन इसको सहन नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए कहीं भी आर्थिक उदारीकरण होता है तो इनिशियल उसकी प्रतिक्रिया होती है, आप उसको रोक नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है कि जैसे पहले लोगों को हॉस्पिटल फ्री होता है, शिक्षा फ्री होती है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। आपको आम यातायात ट्रांसपोर्ट कम कीमत पर होता है, नहीं के बराबर कीमत पर होता है, तो लोगों को आदत हो जाती है इस तरह के सुविधाओं में जीने की। अब अचानक से जब आर्थिक उदारीकरण कर दोगे तो उसमें क्या होता है कि अर्निंग करते हैं मुट्ठी भर लोग, लेकिन खर्च बढ़ जाता है 100% लोगों का। तो जो निम्न आय के लोग होते हैं उनके लिए तो लाइफ बहुत कठिन हो जाता है। तो श्रीलंका में भी रिएक्शन स्टार्टेड, और जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो श्री माओ भंडार नायके की सरकार आई, और वो फिर लेफ्टिज्म की तरफ मुड़ गई, वामपंथ समाजवाद की तरफ मुड़ गई, समाजवादी नीति की तरफ मुड़ गई, और उसने उसी तरह के इकोनॉमिक कंट्रोल की पॉलिसी अपनाई जैसा अपने यहाँ नेहरूवादी आर्थिक मॉडल था। अभी विल बी सरप्राइज टू नो दैट शी वाज कॉन्टेम्पररी टू मिसेज गांधी इन इंडिया, और वही समय था कि मिसेज गांधी ने गरीबी हटाओ के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था, और श्री माओ भंडार नायके भी कुछ उसी तरह के प्रोग्राम को ले जा रही थी। उसने उसने कई तरह के सब्सिडीज शुरू कर दिए, उसने इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करना शुरू कर दिया, उसने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कई तरह के स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए, और उसने लोगों को बहुत तरह की सुविधाएं दी जो एक समाजवादी व्यवस्था की होती है। जो वीकर सेक्शन है उसको सब्सिडीज दी, खाद्य सहायता, बहुत तरह की सुविधाएं दी। ये सब कुछ ठीक चल रहा था। शायद आप लोगों को पता होगा, पता नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लेक्चर में पीछे भी चर्चा कर चुका हूं। आपने तेल संकट का नाम सुना होगा, जो 1970s में दो तेल संकट आए थे। तो मैं मानता हूं कि दुनिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करने में या उसको कमजोर करने में तेल संकट का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि तृतीय विश्व के देश तो स्वतंत्र होने के बाद अपनी इकोनॉमी को समाजवादी पैटर्न पर ले चल रहे थे। अचानक से तेल संकट आया, और ऑयल क्राइसिस, उसको ऑयल क्राइसिस आप बोलते हैं, जिस कारण से उनकी पूरी इकोनॉमी डिसरप्ट हो गई, आप कह सकते हो डिस्टर्ब हो गई। तो वही श्रीलंकन की हुई। अब श्रीलंकन इकोनॉमी में जिस समय आप देखिए, आप तेल का महंगा होने का मतलब है कि आपका आयात बिल बढ़ गया, निर्यात उसका मैचिंग नहीं है, सब्सिडी आपका बढ़ रहा है, तो आपको ट्विन प्रॉब्लम होगा, उसको कहते हैं ट्विन चैलेंजेस। एक चैलेंज होगा फिस्कल डेफिसिट का, क्योंकि आप राजकोषीय घाटा होगा, आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और दूसरा आपको अब दूसरा घाटा हो जाएगा व्यापारिक घाटा, जो व्यापारिक घाटा आपको एक करंट अकाउंट डेफिसिट का रूप ले लेगा, राजस्व घाटा का। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपका डेफिसिट होगा, और फिस्कल डेफिसिट, ये दो जो ट्विन प्रॉब्लम एक साथ उपस्थित हो गया श्रीलंका में, और श्रीमती माओ भंडार नायके का गवर्नमेंट क्रैश कर गई। अब आ गए राष्ट्रपति जयवर्धनी। ये जयवर्धनी के समय से मैं श्रीलंका को फॉलो कर रहा हूं एज ए स्टूडेंट। 1977 में वो आए, और जयवर्धनी आते ही थोड़ा सा एक, पहले क्या हुआ कि इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया, आर्थिक उदारीकरण शुरू किया। अब फिर देखिए, एक बार श्रीलंका फिर पहले आर्थिक उदारीकरण, फिर समाजवादी नीति, फिर आर्थिक उदारीकरण की तरफ स्विच ओवर कर गया, और स्विच ओवर करके फिर लोन के लिए आईएमएफ का दरवाजा खटखटा दिया। आईएमएफ
प्रकट हुआ, फिर उसी कंडीशंस के साथ मुस्कुराते हुए कि ठीक है, हम आपको देंगे लेकिन ये शर्तें माननी पड़ेगी। अब श्रीलंका फिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, सारी शर्तें माननी पड़ी। तो अब क्या है कि अब जो जयवर्धने की सरकार है, वो जयवर्धने की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया। दुनिया में जहां भी आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, आप गौर करके देखिएगा, वहां पर उग्र राष्ट्रवाद आया है। और उग्र राष्ट्रवाद आने की वजह है क्योंकि जो हुक्मरान आर्थिक उदारीकरण शुरू करता है, उसके साथ समस्या होती है कि उसके जनसंख्या का एक भाग को दर्द होता है, खासकर जो निर्धन तबका होता है, और मिडिल इनकम ग्रुप को भी परेशानी होती है, क्योंकि पहले तो उनको मुफ्त में इन सब का यूज करने की आदत हो जाती है। तो वहां पर एक रिएक्शन होता है, एक तनाव होता है। तो आर्थिक उदारीकरण की नीति करेंगे तो आईएमएफ से लोन लेकर आप कर रहे हो, तो आईएमएफ की शर्तों को मानना पड़ेगा। शर्तों को मानोगे तो आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, और इन दोनों के बीच का कोई एक देयर इज नो मिडल पाथ बिटवीन द टू। तो जब ये होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक शॉर्टकट रास्ता निकालती है। कभी एग्रेसिव नेशनलिज्म की तरफ चली जाती है, कभी रिलीजियस बाइगॉट्री की तरफ चली जाती है। वो नेचुरल है, उसकी मजबूरी है, सरकार बचानी है। अब वो आर्थिक उदारीकरण की नीति को तभी सफल बनाएगा जब वो अपनी सरकार को बचाएगा, क्योंकि सरकार को तो बचानी है। और सरकार को बचाने के लिए आप आर्थिक उदारीकरण की नीति को अख्तियार करते हो तो सरकार नहीं बचेगी। तो फिर लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना मांगता है उस समय। तो वही जयवर्धने को एक साधारण सा रास्ता पता चला कि चलिए इसको ऐसा करते हैं। उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया, और वो रास्ता था जिसको कहते हैं सिंगला बुद्धिस्ट नेशनलिज्म। सिंगला बुद्धिस्ट नेशनलिज्म, उसने यही रास्ता पकड़ा, शॉर्टकट रास्ता, कि ये रास्ता बहुत अच्छा है। और इसमें क्या होगा कि तमिल की संख्या वैसे भी 18% है, थोड़ा सा तनाव हम बनाए रखेंगे, लोगों में एक जोश रहेगा सिंगली नेशनलिज्म का, और समस्या सुलझती जाएगी। लेकिन यह एक ऐसा कह सकते हो वन वे ट्रैफिक है कि एक बार जब इस ट्रैफिक पर चल देते हो तो मिडल पाथ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक तरफ सरकार जितना उत्साहित होती है उससे ज्यादा पब्लिक उत्साहित हो जाती है। तो वही बात हुई, वहां पर जो सिंगली बुद्धिस्ट थे वो ज्यादा उत्साहित हो गए। इसी उत्साह में एक हमला उन्होंने तमिल पर कर दिया 1977 में। एक तो इस पर हमला हो गया, एक हमला उन्होंने कर दिया 1977 में। जब तमिलों पर हमला हुआ तो उसमें वहां पर एक गुट, वो सब बहुत मिलिटेंट मूड के तमिल में भी कुछ ग्रुप था, तो उसमें आ गया, आपने नाम सुना है, एक एलटीटी का नाम सुना होगा, लिट्टे, और उसके लीडर बन गया वी प्रभाकरन। वी प्रभाकरन बहुत ही मतलब एग्रेसिव नेता था, और उसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, और उसी ने एम्बुश करके श्रीलंकन सोल्जर्स को कुछ मार दिए। और जब श्रीलंकन सोल्जर्स को मारा तो 1983 में श्रीलंका में दंगे छिड़ गए, और सिंगलीज लोगों ने तमिल लोगों पर हमला करके 3000 तमिल उसमें मारे गए, और 1.5 लाख तमिल बेघर हो गए। ये जो दंगा हुआ, यहीं से शुरू होता है कहानी श्रीलंकन सिविल वॉर की। श्रीलंकन सिविल वॉर की कहानी यहीं से आरंभ होती है, इसी दंगे से आरंभ होती है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा मैप पर एक चीज। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो श्रीलंका, तो श्रीलंका में इधर जो नॉर्दर्न श्रीलंका है वो तमिल बहुल रीजन है, और ईस्टर्न श्रीलंका है वो भी तमिल बहुल है, जिसको कहते हैं ट्रिंकोमल्ली। तो तमिल 3 क्षेत्र में थे। इस क्षेत्र में जाफना जहां आप देखते हो, जाफना इस क्षेत्र में थे। और फिर तमिल, जैसे जाफना आप इस क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर इस क्षेत्र में तमिल थे। और इधर आप देख रहे हो ट्रिकोमल्ली है, यानी ये है ईस्टर्न, इसमें तमिल थे। और इसके अलावा जो कोलंबो है, कोलंबो में भी कुछ तमिल थे, ये जाफना से ही गए हुए तमिल थे। तो जब इन पर दंगे छिड़े तो यहाँ भी हमला हुआ, यहाँ भी हमला हुआ। तो कुछ साउथ जो कोलंबो से तमिल थे वो पलायन करके चले गए जाफना क्षेत्र में, और तमिल एक जगह इकट्ठे हो गए, और तमिल में एग्रेसिवनेस आ गया उसी समय से। और वो जो 1983 का जो ये दंगे थी, उसने इसके इमेज को भी खराब किया वर्ल्ड वाइड। यहाँ उस समय श्रीमती गांधी की सरकार थी, 1984 तक श्रीमती गांधी रही थी, और यह सरकार ने श्रीलंका सरकार को दबाव डाला कि आप तमिल के साथ जस्टिस करिए, ये सही नहीं है। माने उनको एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव। उस समय यह भी चर्चा चल रही थी कि श्रीमती गांधी ने जिस तरह बांग्लादेश का बंटवारा में हिस्सा लिया, उसी तरह श्रीलंका में भी कर सकती। इस तरह का एक हियर से लोगों के बीच प्रचलित था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि श्रीमती गांधी ने एक सीमा से अधिक इसमें तमिलों के लिए कुछ करने की इच्छा जाहिर नहीं की। अब यही समस्या यहाँ बनी हुई थी, जयवर्धने की सरकार थी तब तक। 1984 में श्रीमती गांधी की हत्या हो गई,
और उसके एसेसिनेशन के बाद तब राजीव गांधी इमरजेंसी में प्राइम मिनिस्टर बने और राजीव गांधी ने 1985 में पहले श्रीलंका वाले मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि राजीव गांधी थोड़ा पॉलिटिक्स में नोविस थे, क्योंकि पायलट से आए थे, बहुत तो विदेश नीति की समझ नहीं थी। हालांकि उनके पास विदेश नीति के अच्छे अच्छे विशेषज्ञ थे, के नटवर सिंह थे, जी पार्थसारथी थे, जे.एन. दीक्षित थे, लेकिन उन्होंने कुछ अपने विवेक का प्रयोग श्रीलंका के मामले में ज़्यादा कर दिया। और पहले उन्होंने श्रीलंका की सरकार पर, हमें याद है हम स्टूडेंट लाइफ में थे उस समय ग्रेजुएशन में, जब यहाँ से एक AN-30 जहाज को लेकर और जब मिराज 2000 के संरक्षण में AN-30 रसद लेकर उड़ा और जाफना में जाकर जबरन रसद गिराया तमिलों के फेवर में, तो कल होकर दुनिया के बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया कि नाउ इंडिया हैज़ टर्न टू बी ए सुपर पावर। हम लोगों को भी उस समय एक यूथफुल माइंड था, लग रहा था कि शायद हम लोग सुपर पावर बन गए, क्योंकि मामला ये हुआ था कि वहाँ पर जाफना में तमिल सरकार ने घेरेबंदी कर दी थी, आर्थिक नाकेबंदी कर दी थी। उस आर्थिक नाकेबंदी की स्थिति में भारत ने अपना गुस्सा जाहिर किया, श्रीलंका की सरकार से कहा नाकेबंदी उठाइए। उसमें थोड़ा उसने विलंब किया, यानी विलंब क्या, अच्छा विलंब किया, वो तो तमिलों की स्थिति खराब थी। तो कहा जाता है कि उसमें राजीव गांधी, जी पार्थसारथी और पी चिदम्बरम के सुझाव को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, जबकि वो दोनों साउथ इंडियन थे, तो उनका पर्सपेक्टिव तमिल पर्सपेक्टिव था। अब यहाँ पर कहा जाता है कि भाई ये थोड़ा सा आलोचना इस बात की होती है कि वह आखिरकार, क्योंकि इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले श्रीलंकन गवर्नमेंट से थोड़ा एक वार्ता करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन राजीव गांधी ने थोड़ा यूथफुल सेंसिबिलिटी वहाँ दिखा दिया और फिर वहाँ पर रसद सामग्री गिरी। लेकिन उसके बाद जो जयवर्धने का मैंने एक बड़ा ही भावुक स्पीच सुना, तो मुझे लगा कि राजीव गांधी को भावनात्मक रूप से उसने फंसा लिया। हमें याद है आज तक BBC लंदन का वो स्पीच जो उसने कहा कि भारत हिंदुस्तान, भारत मेरा बड़ा भाई रहा है, हमारा बड़ा भाई रहा है। जब भी भारत में कोई नया धर्म की धारा चली है, उस धारा ने श्रीलंका को भी आच्छादित किया है, श्रीलंका को भी आप्लावित किया है। मतलब इंग्लिश में बोल रहा था, लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि इट हैज इनंडेटेड द न्यू रिलीजन ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज इनंडेटेड श्रीलंका एज वेल। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म, श्रीलंका लर्न द बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया। तो इस तरह से भारत ने बौद्ध पंथ से, भारत से बौद्ध पंथ की शिक्षा ली थी और आज श्रीलंका संकटों में फंसा हुआ है, एक बार फिर बड़े भाई की तरफ देख रहा है कि बड़े भाई उसकी रक्षा किस प्रकार करता है। मैंने इतने भावुक बयान सुनकर शायद राजीव गांधी भी बहुत ज़्यादा पसीज गया। फिर क्या हुआ कि राजीव गांधी गए वहाँ और फिर समझौता हुआ 1987 में, दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि ठीक है, तय यह हुआ कि उसमें हुआ DDC कि जाफना क्षेत्र में चलो बंटवारा तो नहीं होगा, जाफना क्षेत्र में आप एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दीजिए नॉर्थ में, और DDC और ईस्ट में भी ऑटोनॉमी दीजिए, और उसमें DDC मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, तो प्रांत और जिला के स्तर पर तमिलों को ऑटोनॉमी मिलेगी और इसका क्रियान्वयन होना है। अब देखिए फिर दूसरी गलती इंडिया के साइड से, राजीव गांधी की सरकार ने दूसरी गलती यह की कि भाई इतना बड़ी ट्रीटी करने से पहले तमिल, वहाँ पर जो तमिल लिट्टे हैं जिनकी तरफ से आप पैरोकारी कर रहे हो, या जो तमिल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी तो राय कर लो। ना तमिल से बात की गई, ना श्रीलंका के तमिल से बात की गई, और सीधा उसने इस तरह का डिसीजन ले लिया। जब डिसीजन ले लिया तो क्या था कि इस काउंसिल को एक तो पावर को डिवॉल्व किया जाना था, यानी पावर का विकेंद्रीकरण होना था, चुनाव होने थे। श्रीलंका की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और तब तक उस ट्रीटी के अनुसार भारत ने अपनी सेना, उसको इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं, IPKF को भेज दिया। ये घटना 87 की है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गया, वहाँ गया था, हुआ था कि भाई तमिल लोग को डिमिलिटराइज किया जाएगा, जो तमिल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी हथियार डाल देंगे और फिर तमिल में वहाँ पर अमन चैन होगा, जाफना में चुनाव होगा और फिर दोनों में एक मिल्लत की जिंदगी कायम होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमिल लोगों ने इसको नहीं माना, लिटिल ने मानने से इनकार कर दिया तो इंडियन आर्मी ने, इंडिया ने उस पर दबाव डाला, बस कन्फ्लिक्ट छिड़ गया। अब बड़ी अजीब स्थिति हुई। मैं इतिहास में जाता हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि शाहजहां ने एक बार मुराद बख्श को भेजा था, एक मध्य एशिया का किंग था, उसका नाम था नजर मोहम्मद, जो बल्ख का शासक था, उसकी सहायता करने, और मुराद बख्श ने अपनी मूर्खता के कारण आखिर उसी बल्ख के शासक के साथ एक युद्ध में उलझ गया और शाहजहां को उलझा दिया, जिसमें शाहजहां को 12 करोड़ रुपए खर्च हुए और मुगल प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा।
कुछ कुछ आईपीकेएफ में वही बात हुई। राजीव गांधी की सरकार के एक गलत डिसीजन ने इसको गलत परिणाम दिया। अंत में वो प्रोग्राम ना तो तमिल डिमिलिटराइज हो सके, वो एक सिविल वॉर में वो छिड़ गया, वो समस्या आ गई। उधर जयवर्धने की सरकार थी, वो गई 1988 में, उसकी जगह आ गई प्रेमदासा की सरकार। प्रेमदासा की सरकार का दृष्टिकोण थोड़ा नरम था। उसने यह कहा था कि ठीक है, हम इसको यूनिटरी नहीं, हम इसको फेडरल सिस्टम के रूप में तब्दील करेंगे, इस तरह का वादा उसने किया था। उसने कोशिश भी की थी, लेकिन प्रेमदासा का 1993 में एसेसिनेशन हो गया। वो भी हम लोगों के लिए करंट अफेयर ही था। तो हमें याद है कि 93 में किस तरह से उसका एसेसिनेशन हुआ था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी के रूप में और कई आए, जैसे विक्रम सिंघे आए, फिर कुमारतुंगा आया। कुमारतुंगा तक भी कोशिश की, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इधर जो भी सिंगली सरकार बनती थी, उसका इरादा ठीक नहीं था, क्योंकि बाद में देखो पावर डिवॉल्व भी नॉर्थ में किया गया। तो अब देखो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने की बात थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में आज भी जाफना क्षेत्र में देखोगे तो आपको लैंड पर राइट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का राइट नहीं है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर आखिर श्रीलंकन पुलिस ही देखती है। तो ऐसी स्थिति में तो उन लोगों को तो वास्तव में कुछ मिला नहीं। 2001 में फिर ये बात हुई। अब 2005 में आ गए राजपक्ष। तब तक क्या किया था, जयवर्धने ने एक काम पहले और भी कर दिया था जो मिसिंग है, मैं आपको बता दूं। उसने प्राइमेस्टियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बदले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर दिया था, क्योंकि माना गया जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो ज़्यादा सटीक होगा, ज़्यादा ताकतवर बनाएगा, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। अब जो राजपक्ष आया तो इसको अपने मसल पावर पर विश्वास था कि हम तमिल प्रॉब्लम को मसल पावर से सॉल्व करेंगे, और किया भी। मतलब बाद में चूंकि स्थिति आप जानते हो कि बदल गई थी, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसमें तमिल लिट्टे टेररिस्ट का हाथ था। तो इंडिया ने भी जो भी तमिल के प्रति सिंपैथी थी वो हाथ खींच लिया, और पता नहीं उसके अंदर क्या था। लेकिन उस समय राजपक्षे की गवर्नमेंट ने तमिलों के अगेंस्ट में बहुत जोरदार ऑपरेशन चलाया, लिट्टे के अगेंस्ट में। और उस ऑपरेशन में उसने बिल्कुल ही सिविलियंस को ध्यान में नहीं रखा, इतनी ज़्यादा उसमें उसने क्रूअल्टी दिखाई। तो लिट्टे को तो उसने स्पष्ट 3 विकल्प दिए, या तो समुद्र में कूद जाओ, जंप इनटू द ओशन, या सुसाइड करो, या सरेंडर करो। और अंत में वास्तव में लिट्टे का खात्मा हो गया, वी प्रभाकरण भी मारा गया, और इस प्रकार से वो मामला वहां समाप्त हो गया। अब राजपक्षे बन गया नेशनल हीरो, बिकॉज ही वॉज द पावरफुल मैन नाउ। तो राजपक्षा तो 2000 लगभग 15 तक तो राजपक्षा ही कोई न कोई रूप में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाए रखा था। बीच में एक थोड़ा नरम दृष्टिकोण वाले श्री सेन आया, उसने कुछ कोशिश की। खैर चलिए, ये तो घटना होती रहेगी, इसके विस्तार में मैं अब नहीं जाना चाहूँगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं फिलहाल आपको मुख्य बिंदु पर बताता हूँ कि इसका रिपरकशन क्या हुआ, इसका मतलब परिणाम क्या हुआ इन सभी बातों का। अब देखिए, इस हर चीज़ की अपनी कीमत होती है। अब जैसे राजपक्षा की गवर्नमेंट जब आई थी, महिंद्र राजपक्षा जब था, तो ये 2005 की बात बता रहा हूँ। उस समय एक देश, चूंकि यूरोपीय देश भी प्रयास कर रहे थे संधि करवाने का, भारत बार बार कोशिश कर रहा था कि तमिल प्रॉब्लम सॉल्व हो, 1987 का जो एकॉर्ड है वो लागू हो, भारत हमेशा कोशिश करता रहा। और श्रीलंका की सरकार की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि भारत को भी नेगलेक्ट कर देता हूँ, इंडिया को नेगलेक्ट कर दिया। और फिर जो कम से कम यूरोपियन देशों में नॉर्वे ने बड़ी ईमानदारी से कोशिश 2008 में की, लेकिन राजपक्षे की गवर्नमेंट ने जानबूझकर नॉर्वेजियन जो भी अटेम्प्ट था उसको वो फाइल कर दिया, उसको उसने बर्बाद कर दिया। और 2009 में मिलिट्री ऑपरेशन करके 2009 में लिट्टे को समाप्त करके राजपक्षे ने जीत दर्ज कर ली। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम श्रीलंका का एक्चुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ वहीं से शुरू हुई। जब राजपक्षे ने ये सब कुछ कर लिया तो उसके दिमाग में अब खिचड़ी श्रीलंकन गवर्नमेंट को पकने लगी कि देखो भाई, ये जो पश्चिमी देश और इंडिया है एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, हमें इनके पास नहीं जाना चाहिए। तब तक चाइना का राइज हो गया था, पीसफुल राइज ऑफ चाइना, अब चाइना जाइंट बन गया था। उनको लगा कि अब एक नया वैकल्पिक हमारे पास सूत्र है, वो है चाइना। तो श्रीलंका चाइना के करीब आ गया। IMF अब उसने देखा कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण की नीति थी, उसे आर्थिक संकट की स्थिति आ गई थी। तो अब राजपक्षे को रूल करना था स्ट्रांग मैन के रूप में। तो उसमें राजपक्षे ने यह सोचा कि चलो भाई, हम अब एक काम करते हैं कि हम IMF पर ज़्यादा डिपेंडेंस ना करके हम कमर्शियल लोन्स की तरफ बढ़ते हैं। कमर्शियल लोन्स की तरफ क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि हम अपने ढंग से रूल करें,
कोई कंडीशन ना माने, लोगों को खुश करने वाली बात, झुंझुना दिखाने वाली बात। आप समझ सकते हो कि हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे, लोग खुश रहेंगे। तो उसने तरीका यह अपनाया, तो तमिल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो अब तरीका यह अपनाया कि लोगों को सब्सिडीज दिया जाए, लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए, बहुत सारे वेलफेयर काम किए जाए, फ्री वीज जैसे पद्धति का सहारा लिया जाए और लोगों को खुश रखा जाए। आईएमएफ इस सब की अनुमति नहीं देता। तो श्रीलंका उसमें मिडिल इनकम कंट्री हो भी चुका था, कमर्शियल लोन्स की तरफ मिल गया, इंटरेस्ट राशि बढ़ती चली गई। ये फैक्टर काम कर रहा है। श्रीलंका ने अपनी आर्मी की ताकत काफ़ी बढ़ा ली, उसकी आर्मी और वेपन्स बहुत ज़्यादा मंगा लिए, डिफेंस खर्च बहुत, डिफेंस बजट अपने बहुत स्केलेट कर लिया। उसका 1 लाख सोल्जर श्रीलंका में है, जबकि उसकी जनसंख्या मात्र 2 करोड़ 20 लाख है। आप सोच सकते हैं इंडिया में 138 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन हमारे यहाँ सोल्जर्स मात्र 13 लाख है, और सिर्फ श्रीलंका में 1 लाख सोल्जर है। आप अनुमान कर लीजिए कि वो कितना, ये सब हैंगओवर है तमिल कन्फ्लिक्ट या सिविल वॉर का। फिर तमिलों को छेड़ने के साथ मुस्लिमों को भी छेड़ दिया गया। हालांकि मुस्लिम और तमिल में भी कन्फ्लिक्ट होते रहे, जाफना में भी, ईस्टर्न पार्ट में, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म गवर्नमेंट या यूनिफॉर्म रूल्स स्थापित करने के क्रम में मुसलमानों के नियमों में भी आघात करके, और फिर मुसलमानों के साथ भी उसने कन्फ्लिक्ट कर लिया, उनका भी दमन शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ, आप जानते हैं कि ब्लास्ट जैसी घटना, तो आप समझ ही सकते हैं कि उसमें आतंकवाद को भी और बढ़ावा मिल गया। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट एक तरफ उसकी समस्याएं बढ़ रही थी, अलगाववाद बढ़ रहा था, दूसरी तरफ वो चाह रहा था कि हम सिंगली जनसंख्या को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करें। आईएमएफ के कंडीशनलिटीज को कम करने के लिए कमर्शियल लोन बोरो कर रहा था, और अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, सोल्जर्स की संख्या को बढ़ा रहा था, अपने डिफेंस बजट को ज़्यादा बढ़ा रहा था। ये सब पहले से ही करता आ रहा था। बीच में सिरिसेन की सरकार आई। तो अब 2019 की बात है कि खासकर जब ईस्टर ब्लास्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं राजपक्षा परिवार का एक इमेज था स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में। तो श्रीलंका के लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर हम स्ट्रॉन्ग मैन को एस्टेब्लिश कर देते हैं तो शायद हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसने, दोनों भाई जीत गए। पहले तो गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट हुए, फिर प्राइम मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्रियन इलेक्शंस हैं, संसदीय चुनाव है, उसमें महिंदा राजपक्षे की पार्टी जीती और फिर वो प्रधानमंत्री बन गए। इस प्रकार से, और बाकी कुछ भाई कैबिनेट मिनिस्टर्स बन गए। आप जानते हैं कि 7 पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और 5 तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही हैं। लेकिन सभी भाइयों की अपनी जागीर बन गई। अब जब इस सत्ता में आए तो अब इनका है कि इनको लगा कि अब जियो पॉलिटिक्स बदल चुका है, हमें चाइना की तरफ झुकना चाहिए। चाइना की इकॉनमी काफ़ी बड़ी हो गई है और श्रीलंका एक बड़ा ही नोडल पॉइंट पर है। उधर से वेस्ट से भी जाती है, ईस्ट से भी जाती है। इधर रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव आ ही चुका था, तो उनको यही लगा कि हम बैठे बैठाए हम दोनों पक्ष का लाभ उठाएंगे और चाइना हमें हेल्प करेगा। और एक रशिया चाइना ने मॉडल तो दे ही चुका है कि अगर इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हैं तो डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है। तो अनडेमोक्रेटिक होते गए और इकोनॉमिकली चाइना की सहायता से अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करते रहे। उसी क्रम में चाइना से $5 बिलियन लोन भी ले लिया। चाइना ने इनका हम्बन तोता बंदरगाह पर इन्वेस्टमेंट करके उसको मॉर्गेज भी कर दिया और बहुत सारे प्रोजेक्ट चाइना वहां पर चला रहा था। इसने इंडिया को एलियनेट किया, आईएमएफ, यूरोपियन देशों को भी एलियनेट किया, और चाइना के पास गए तो चाइना के कर्जदार बनते चले गए। और चाइना का तो आप जानते ही हो कि उसका चेकबुक इंपीरियलिज्म कहा जाता है। वो चेक तो देता है, लेकिन चेक देने के साथ वो एक साइलॉक की तरह उसकी पूरी की पूरी एक मर्चेंट की तरह उसकी कीमत चुकाना चाहता है। तो चाइना का आर्थिक दबाव इनके ऊपर पड़ने लगा। और पहले का जो लोन था वो तो उनके ऊपर बर्डन बना ही रहा, कमर्शियल लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बना रहा। ये अपने कारणों से, जैसे जब खासकर जब राजपक्षी परिवार आया तो उसे लगा, क्योंकि वो इलेक्शन ही लड़ा था इसी मुद्दे पर कि हम आपके टैक्स की राशि को कम कर देंगे। अब देखिए, एक तो आप एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हो और टैक्स की राशि को कम कर रहे हो, तो फिस्कल डेफिसिट तो होगा ही। तो टैक्स की राशि कम कर दिया। फिर इनको लगा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला प्रयोग कर दिया। ये सब जनता को खुश करने के लिए, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए, तो उसे कर दिया। उसको करने के बाद फिर आपने देखा कि आर्मी का एक्सपेंडिचर इनका ऑलरेडी पहले से था, कमर्शियल लोन का बर्डन पहले से ही था, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद पैंडेमिक ने इनको तबाह कर दिया था। और अंत में रही सही कसर यूक्रेन क्राइसिस ने पूरा कर दिया, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भाव बढ़ा। इंपोर्ट को इन्होंने पहले से ही रोका हुआ था। इन्होंने बड़ी मुश्किल से जिस बांध को रोका हुआ था वो बांध टूट गया। तो अगर आप इन सभी की गहराई में जाएंगे तो इसकी जड़ आपको नज़र आएगी, जो मैंने अभी आपको बताया है कि वह सिंगला बुद्धिस्ट नेशनलिज्म। ये सिंगला बुद्धिस्ट नेशनलिज्म ने
श्रीलंका को एक हरे भरे राष्ट्र से एक उजड़ा हुआ राष्ट्र बना दिया। तो माय स्टूडेंट, यहाँ मुझे ये कहना है स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स कि हम इतिहास में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसकी अपनी एक कीमत होती है। हमें लगता है कि वर्तमान घटना केवल वर्तमान कारण से हो रही है, लेकिन आप गौर से देखिए उसकी जड़ में इतिहास होता है। तो आज इतना ही, फिर दूसरे दिन दूसरे लेक्चर के साथ।